हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट और ये है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक तरह से कंटिन्यूअस पार्ट ही है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस वाली वैल्यूज, कुछ कैलकुलेशन वाले फॉर्मूलेज, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसमें ये सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक है। यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन वही है जो थर्मोडायनेमिक्स वाला था। चलिए एक एक करके देखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री जैसे नाम से पता चल रहा है कि केमिकल्स के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो टेम्परेचर से रिलेटेड या जो थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड जो भी इसमें फॉर्मूलेज यूज होंगे वो हमें यहाँ देखने हैं। तो सबसे पहले हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वाले कुछ पार्ट्स को ही। तो यहाँ जैसे है डेल्टा एच रिएक्शन, यानी रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज है ये क्या होगा, ये क्यूपी के इक्वल होगा। और क्यूपी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच जो है एंथैल्पी में चेंज जो है ये क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। नेक्स्ट है, अगर इसी को हम डेल्टा ई से डिनोट करें, ई मतलब ये एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा ई मतलब है चेंज इन एनर्जी और ये किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल। और ये क्या होगा, क्यूवी। क्यूवी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम। अब अगर हम मिक्सिंग के लिए देखें, अगर मिक्स रिएक्शन फॉर मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कोई मिक्सचर है और उसके अंदर हम देखें कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है आइडियल गैस की, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यानी यहां पर एंथैल्पी में चेंज है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। और ये डेल्टा एनजीआरटी वही है जो वर्क में था जो हमने देखा था। यहां एनजी क्या है, मोल ऑफ गैसेस। डेल्टा एनजी क्या है, जो मोल्स हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल। इसके बाद हम देखें, अगर रिएक्शन को हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो दो टाइप की होती हैं, ये टू टाइप्स की होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को, कि यहां पर हम देखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम किसको कहेंगे, जिसमें एंथैल्पी जो प्रोडक्ट की होती है वो रिएक्टेंट से ज्यादा हो। ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी ओवरऑल जो है डेल्टा एच जो है ये क्या होना चाहिए, ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हीट रिलीज होनी चाहिए। तो यहां डेल्टा यू जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी पॉजिटिव होगा। सेम अगर हम देखें एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है इनकी हीट कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा थी। और यहां पर ऐसे ही इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट से, तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। यहां पर एंडोथर्मिक में नेगेटिव, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी नेगेटिव होगा। तो ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। अब हम जो फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल एंड में देखा था, फेज चेंज यानी लिक्विड से वेपर में या सॉलिड से लिक्विड में, इस तरह से। तो यहां पर ये जो फेज होते हैं रिवर्सिबल, ये होते हैं आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, यानी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हम देखते भी हैं कि फेज जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है, सेम टेम्परेचर पर जो है वो फेज चेंज हो रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड भी है, वेपर भी है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वो यहां पर हम कह सकते हैं कि फेज ट्रांजिशन हो रहा है। एग्जाम्पल है मेल्टिंग और फ्रीजिंग एट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्टिंग भी होता है, उसी पर फ्रीजिंग भी होता है, जैसे 0 डिग्री वाटर की अगर बात करें। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सब्लिमेशन एट सब्लिमेशन पॉइंट, तो सब्लिमेशन पॉइंट जो होता है
सब्लिमेशन इस पर होता है तो सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर डायरेक्ट सॉलिड में सेम टेम्परेचर पर। इंटर कन्वर्जन ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन की बात करें, तो ग्रेफाइट और डायमंड में जो कन्वर्जन होता है वो भी सेम टेम्परेचर पर होता है, एलोट्रोपिक चेंज। अब अगर मान लो इसी जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें अगर हम कुछ वैल्यूज के बारे में बात करें तो एस जी यानी एंट्रोपी, गैस की एंट्रोपी लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है और लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है वेपर के कंपैरिजन में। हालांकि यहां पर वाटर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि वाटर में गैस का वॉल्यूम तो लिक्विड से ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड जो होता है उसका आइस का वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड वाटर से भी ज्यादा होता है। यानी यहां क्या चेंज आएगा, यहां होगा गैस, सॉलिड, लिक्विड वाटर के लिए। अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी की, तो गैस की एंथैल्पी जो होती है वो लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है और लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है। इंटरनल एनर्जी भी गैस की ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। यहां हम क्या देख रहे हैं कि गैस और लिक्विड में वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में वेरिएशन कम आ रहा है। ऐसे ही डेल्टा एच जो एंथैल्पी है, डेल्टा एच सब्लिमेशन की, ये सब्लिमेशन की जो एंथैल्पी है वो वेपोराइजेशन से ज्यादा है और वेपोराइजेशन की फ्यूजन से ज्यादा है। फ्यूजन हम प्योरली किसके लिए काम में लेते हैं, सॉलिड के लिए, सॉलिड से लिक्विड में। और अगर हम कहें एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि जो फेज ट्रांजिशन होता है वो आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ऐसे में अगर हम सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन को एक साथ देखें और फ्यूजन को भी, तो सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये किसके इक्वल है, ये वेपोराइजेशन और फ्यूजन। क्योंकि सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, अगर ये दो फेज में हो रहा होता, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, तो इन दोनों को अगर सम कर दें तो वो टोटल सब्लिमेशन के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम यहां वर्क डन की बात करते हैं फेज ट्रांजिशन में, तो वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी डेल्टा वी जो फॉर्मूला होता है अपना वर्क डन का। इसके अलावा एंथैल्पी की बात करें ट्रांजिशन में, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है फेज का, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन ट्रांजिशन टेम्परेचर। और क्यू जो है, हीट जो है, ये किसके इक्वल है, ये एंथैल्पी में चेंज के इक्वल है ट्रांजिशन पर। और ये यहां पर अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन प्लस वर्क डन। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो फेज ट्रांजिशन में यूज होते हैं। अगर हम कुछ और देखें, यहां पर रिएक्शंस के लिए बात करते हैं, अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये किसके इक्वल है, डेल्टा, यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी, ये जो एच है ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, और वीपी जो है ये है कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू एच। ये एच किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये वही है सिंपल कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस यहां पर जो रिएक्शन कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सॉरी, वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा जी की बात करें, डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी है, और गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो सेम यही होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और यहां भी वीपी एंड वीआर, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूले हम काम में ले लेंगे। अब डिटरमाइन जो हम करते हैं डेल्टा एच नोट, अब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अगर ये देखें तो इसके थ्री मेथड्स हैं डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच नोट रिएक्शन के लिए। फर्स्ट मेथड तो ये है कि डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन,
डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और साथ में स्टोइकोमेट्रिक मल्टीप्लाई। यहां एच, ये एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो करते हैं हम वो 1 मोल के लिए करते हैं कि 1 मोल प्रोडक्ट को अगर हम 1 मोल रिएक्टेंट से बना रहे हैं, 1 मोल प्रोडक्ट अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट, हम ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। और इसी के अलावा अगर कंबशन की बात करें तो देखो कंबशन में जो है वो उल्टा हो जाएगा, कंबशन में रिएक्टेंट का कंबशन एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी। तो फॉर्मेशन में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कंबशन के केस में यह ध्यान रखना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंबशन। और अगर एटोमाइजेशन की बात करते हैं तो एटोमाइजेशन अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो दोस्तों ये हम कर क्या रहे हैं यहां पर, हम कर रहे हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा हो, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको दे रखी है तो ऐसे में होगा प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अगर कंबशन एंथैल्पी दे रखी है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एटोमाइजेशन की एंथैल्पी दे रखी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम देख लेंगे। तो दो में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसके बाद अगर सॉलिड एलिमेंट्स की बात करते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट, तो ये 0 माना जाता है, ये हम 0 मानते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर सॉलिड। इसके अलावा जैसे CO2 गैस है, CO2 गैस में है, इसकी जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होती है वो कार्बन की कंबशन एंथैल्पी के इक्वल होती है, क्योंकि कार्बन का कंबशन कहें चाहे CO2 का फॉर्मेशन कहें एक ही बात है। तो अगर हम डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर CO2 निकालना चाह रहे हैं तो वो डेल्टा एच कंबशन फॉर कार्बन, कार्बन के कंबशन से CO2 बनता है, तो इसी तरह से ये हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही अगर H2O लिक्विड जो है, H2O लिक्विड अगर अपने को फॉर्मेशन करना है तो उसकी एंथैल्पी हाइड्रोजन के कंबशन के इक्वल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के कंबशन से H2O बनेगा। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी की ऑक्सीजन से रिएक्शन होना मतलब कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हमें कोई स्टोइकियोमेट्री के साथ अगर कोई रिएक्शन गिवन है, जैसे स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, a b आर प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड c एंड d आर प्रोडक्ट। तो इसके लिए अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है रिएक्शन की, डेल्टा एच नोट निकालना है, तो ये क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी when a mole of A reacts with B mole of reactant B, यानी कि A जो मोल हैं यानी स्टोइकियोमेट्री वाले वो A के रिएक्ट करते हैं B मोल ऑफ B से, स्मॉल b जो वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है, C के स्मॉल c मोल बनेंगे एंड D के स्मॉल d मोल बनेंगे। ऐसा अगर होता है तो ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नोट बन जाएगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो वही अगर फॉर्मेशन अगर हमें दे रखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन अगर दे रखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एटोमाइजेशन दे रखा है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और एटोमाइजेशन में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगेन यहां पर वीपी एंड वीआर आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है
ये होगा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये जो सेकंड लॉ से हमने फॉर्मूला निकाला था वो हम स्टैंडर्ड अगर निकालना है तो ये जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे। इसके बाद अगर हम एंथैल्पी की बात करें, गिब्स एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर ये वेरिएबल होंगे। कैसे? प्रेशर इंक्रीज तो जी इंक्रीज, यानी गिब्स एंथैल्पी जो है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो जी डिक्रीज, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज तो गिब्स एनर्जी भी इंक्रीज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम जीरो मानते हैं, डेल्टा एच भी जीरो और डेल्टा जी नोट भी जीरो। एक्वस मीडियम में अगर हम H प्लस यानी एसिड के लिए, ये एसिड के लिए हो रहा है, अगर हम H2 से H प्लस बना रहे हैं तो इसके लिए जो E नोट होता है, ये E नोट क्या है? ये है EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है EMF। तो H2 से H प्लस जीरो होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो यहां पर हम देखें H2 से H प्लस में जो चेंज हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, ये जीरो होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए जीरो होते हैं H प्लस के लिए। और एस नोट यानी कि एस नोट जिसकी हम बात करते हैं, एस नोट क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ये भी जीरो होता है। और ये जो कन्वेक्शन होते हैं, साइन की बात कर रहे हैं तो सारे जीरो ही मिलेंगे अपने को, ये सारे के सारे जीरो। तो इसीलिए हम हमेशा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को लेते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो सारी जीरो आते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी। इसके बाद हम बात करते हैं हीट की। हीट जो होती है वो होती है MSDT। MSDT, M क्या है यहाँ पर? M मास है, S क्या है यहाँ पर? S जो है स्पेसिफिक हीट है और DT है टेम्परेचर चेंज, ठीक है ना। और इसी को हम NCMDT भी कह सकते हैं। N नंबर ऑफ मोल, CM क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T, ठीक है ना। अगर हम यहां पर N की वैल्यू 1 ले लें, फॉर 1 मोल ले लें तो 1 मोल के लिए CDT डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर हम कह सकते हैं MS इक्वल्स टू NCM इक्वल्स टू C। ये क्या क्या है ये देख लेते हैं। MS क्या है? यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, NCM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, और C क्या है? टोटल हीट कैपेसिटी। तो जो टोटल हीट कैपेसिटी होती है वो तो C, और ये इनके क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, ये जो टर्म्स हैं इनके रिप्रेजेंटेशन, अगर कहीं ये वर्ड देखने को मिल जाए तो। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंथैल्पीज के ऊपर, और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और यहां हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी 1 मोल के लिए निकलती है वो है -57.1 किलो जूल पर मोल। ये कब आती है? जब 1 मोल H+1 इक्विवेलेंट H प्लस 1 इक्विवेलेंट OH माइनस से रिएक्ट करता है एसिड और बेस। तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस, या 1 इक्विवेलेंट कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर आएगा ये -57.1 किलो जूल पर मोल। जैसे एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे NaOH HCl, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 1 इक्विवेलेंट HCl 1 इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्ट करके -57.1 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज करेगा, क्योंकि ये जो है माइनस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो तो ऐसे में जो डेल्टा H होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो एंथैल्पी होगी, ये एंथैल्पी 57.1 से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसमें कुछ एंथैल्पी जो है वो आयोनाइजेशन में कंज्यूम हो जाएगी। तो जितनी आयोनाइजेशन में कंज्यूम होगी उतनी हम इसमें जो ऐड करेंगे, हालांकि जो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव है। साइन कन्वेक्शन की बात करें तो नेगेटिव में अगर ऐड होता है तो वो डिक्रीज ही होता है एक तरह से,
मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा इसमें। तो यहां पर हम कहें हीट इवॉल्व इन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ये किसके इक्वल होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के जितने इक्विवेलेंट होंगे उसी के इक्वल इन 257.1 किलो जूल पर मोल। जैसे 2 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 1 इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेस यानी 2 इक्विवेलेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितना लिमिटिंग वाला जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 57.1 से। नेक्स्ट इसके बाद में देखें रेजोनेंस एंथैल्पी, ये हम बेंजीन में देख सकते हैं। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन एग्जिस्ट करता है 2 डिफरेंट फॉर्म्स में और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस की जो एंथैल्पी होगी वो क्या देखेंगे, एक तो रेजोनेंस एंथैल्पी ऑलवेज लेस देन 0 होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरह होती है यानी लेस देन 0। और इसके अलावा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड RH यानी रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ स्टेबलेस्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है अगर उसमें हम माइनस कर दे सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी को, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा इसी को हम कहेंगे रेजोनेंस एंथैल्पी, रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ डेल्टा H नोट एक्चुअल माइनस डेल्टा H नोट थ्योरेटिकल, अगर एक्चुअल और थ्योरेटिकल में माइनस में डिफरेंस देखें तो ये क्या आएगा, तो यहां पर ये देख सकते हैं हम, या ये कहें कि जो हाइब्रिड होता है रेजोनेंस हाइब्रिड वो एक्चुअल होता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो हाइपोथेटिकल होती है। ऐसा हमने, वो थ्योरेटिकल होती है हाइपोथेटिकल होती है, ऐसा हमने रेजोनेंस में पढ़ रखा है कि हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो डेल्टा H के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डेल्टा H जो रेजोनेंस एंथैल्पी है वो क्या कहेंगे हम, एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां से हम पूरी रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है डेल्टा H हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रेशन शो करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। एक तो होता है H2O से रिएक्शन होना, H2O से रिएक्शन होना दैट इज हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन विद H2O हाइड्रोलाइसिस, एंड एडिशन ऑफ H2O दैट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन होता है यहां पर, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पर H2O के मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो, अगर हम पूरे रिएक्शन हाइड्रेशन की एंथैल्पी निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड, यानी सॉलिड स्टेट में जो हीट है माइनस हाइड्रेटेड कंडीशन में जो हीट है, उन दोनों का जो माइनस होगा वो डेल्टा H हाइड्रेशन के इक्वल हो जाएगा। ये इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि जब तक 5H2O ऐड होते जाते हैं तब तक तो ये सॉलिड में ही रहेगा, तब तक सॉलिड में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मोर देन 5H2O आके ऐड होते हैं तो ये धीरे धीरे मतलब सॉल्यूशन बनाता चला जाता है। तो हाइड्रेशन जो होता है वो सॉलिड कंडीशन में ही होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि H2O मॉलिक्यूल जस्ट ऐड हुए हैं, फेज चेंज नहीं किया है, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उन्होंने डिसॉल्व कर लिया उसको। तो डिसॉल्व करना दैट इज डिफरेंट थिंग। हाइड्रेशन जो है वो सॉलिड स्टेट में ऑब्जर्व होगा। तो हाइड्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट देखें इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, डेल्टा H जो अगर ऑक्सीजन की बात करें
तो ऑक्सीजन एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले देखें। मॉलिक्यूल से एटम्स में कन्वर्ट होना। जैसे H2 गैस है, H2 तो मॉलिक्यूल हो गया, और HH 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होना, दैट इज एटोमाइजेशन। यानी हमें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड ब्रेक में जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। जैसे ऑक्सीजन का एटोमाइजेशन करना है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ये हमें ब्रेक करना है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ये किसके इक्वल हो जाएगा, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। यानी जितनी बॉन्ड एनर्जी, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, यहां अगर हम बात करें C6H6 बेंजीन की, हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखना है, बेंजीन के लिए देखना है। अब बेंजीन में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन में 3 सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, और बेंजीन में 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। इन सब की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, अगर उनको ऐड कर दें और साथ में वेपोराइजेशन, यानी क्योंकि डेल्टा एटोम, ये जो एटोमाइजेशन होता है ये हमेशा गैसियस फेज में होता है, तो पहले आप इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कीजिए, कुछ एंथैल्पी यूज होगी, उसके अलावा इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है उनको ऐड कीजिए। तो इन सब की बॉन्ड एनर्जी, यानी बेंजीन में जितने भी बॉन्ड होते हैं, इन सब की बॉन्ड एनर्जी प्लस वेपोराइजेशन, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। समझ गए आप, क्योंकि एटोमाइजेशन हमेशा वेपर फेज में। जैसे हमें आयरन की एंथैल्पी देखनी है, आयरन का एटोमाइजेशन देखना है, तो आयरन का अगर एटोमाइजेशन देखना है, तो आयरन का एटोमाइजेशन, आयरन एक सॉलिड स्टेट में होता है, तो पहले हमें उसको सब्लिमेशन में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे ही सब्लिमेशन यानी वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वो अपने आप ही एटम्स में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन Fe, ये तो खुद ही एटम्स में डिवाइड हो जाता है। Fe में जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है, वेपर में आते ही वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन भी सब्लिमेशन शो करता है, और आयोडीन की जो एंथैल्पी, लेकिन आयोडीन जो है I2 की फॉर्म में रहेगा, वेपर में भी I2 बनता है। Fe तो क्या होता है, वेपर में Fe एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन वेपर में I2 में ही रहता है। तो पहले तो इसको वेपर में कन्वर्ट करो, यानी सब्लिमेशन कराओ, और फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड एनर्जी, ये जो E है ये बॉन्ड एनर्जी का सिंबल है यहां पर, तो बॉन्ड एनर्जी और सब्लिमेशन को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा एटोमाइजेशन। तो क्लियरली हमें ध्यान आ गया कि एटोमाइजेशन का मीनिंग क्या है। सिंपल सा, एटोमाइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं और वेपर फेज में एटम्स को सेपरेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन। तो दोस्तों ये था थर्मोडायनेमिक्स के बाद सेकेंड पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री, और अब ये थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़े इसको, और इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस हमेशा नीट में पूछे जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।